गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए तो हम लोग आज क्लास 12th के लिए लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, पोएट्री सेक्शन का। पहला चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको कंपोज किसने किया है, किसने इसको लिखा है, तो ये है हमारे जॉन डॉनी। बहुत लोग इसको जॉन डॉन पढ़ते हैं कि इनका नाम जॉन डॉन था। मैं जॉन डॉनी बोलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जॉन डॉनी ही बोलेंगे। चलिए पहले समझिए कि जो चैप्टर है, टाइटल है, ये जो पोएम है इसका टाइटल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका क्या मतलब है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें गो का स्पेलिंग GOE लिखा हुआ है। ये पुरानी इंग्लिश का पार्ट है, ये याद रखेंगे आप। पहले इंग्लिश जो था वो अलग था, फिर मिडिएवल इंग्लिश था, फिर उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश हुआ। तो पहले की इंग्लिश थी जिसमें गो का स्पेलिंग GOE ही लिखते थे, और असल में अभी भी जब हम गो बोलते हैं तो गो होता है ना कि गो। गो थोड़ा सा जोड़ पड़ता है गो के बाद। चलिए आ जाइए, हम लोग जानेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब माई स्वीट हार्ट। स्वीटेस्ट माई स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट किसको बोलते हैं, प्रियतम या प्रियतमा। मतलब जिससे भी आप, आपका जो लव्ड वन होता है, बिलवेड वन जिसको बोलते हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसको स्वीट हार्ट बोलते हैं आप। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जॉन डॉनी ने कहा किसके लिए, तो इनकी वाइफ जो है एनी मोरे, उनके लिए ये कहा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये कंप्लीटली है तो हकीकत की बात नहीं है, क्योंकि लेकिन अब ऑथर है, पोएट है, अब ये कह दिए कि हाँ हम प्रेम में लिखे हैं, हम बहुत प्रेम करते थे, तो मानना पड़ेगा आपको कि हाँ ऑथर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। अब कितनी मोहब्बत करते थे, इसके लिए तो आपको जाकर के थोड़ा सा जॉन डॉनी के बारे में जाकर के पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन हम लोग उतना नहीं जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि जब उनके बारे में हकीकत जानने लगेंगे कि किस तरह से उन्होंने, अब थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मैं आपको बीच में डिटेल बताऊंगा जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप वो सब बातें याद नहीं रखेंगे। अब जानिए सबसे पहले बॉर्न मतलब जन्म कब हुआ, BORN बॉर्न। ऑथर का जन्म कब और कहां हुआ, तो ध्यान से देखिए 1572 में। कहां, तो लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, लंदन इंग्लैंड। और वो भी एक कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ इनका, कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक बोलेंगे आप उसको, कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ। और वो भी उस वक्त जिस वक्त पूरा इंग्लैंड क्या हो रखा था, पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक हो रखा था। ध्यान दीजिएगा आप, एंटी कैथोलिक। अब एक बात बताओ, आप जिस परिवार में जन्म लिए हो, पूरा इंग्लैंड उस परिवार के खिलाफ था। उस परिवार मतलब उस रिलीजन, उस विचारधारा, उस क्रीड के खिलाफ थे, पूरा इंग्लैंड उसके खिलाफ था। तो मुश्किलें तो आई होंगी, जाहिर सी बात है। 1572 में जन्म हुआ। इनके पैट्रन थे, पैट्रन मतलब आश्रयदाता, जिन्होंने इनको आश्रय दिया, इनके आश्रयदाता रहे कौन, तो मिस्टर ईगर्टन। आप ध्यान से देखिए कौन है ये, मिस्टर ईगर्टन इनके आश्रयदाता हुए, पैट्रन हुए। और इनकी एक भतीजी थी, नीस भतीजी थी, जिसका नाम है एनी मोरे। क्या नाम है इनका, एनी मोरे। अब आप ध्यान से देखो जरा, एनी मोरे, ये चलो ये एक लड़की है, और हमारे जो ऑथर हैं जॉन डॉनी, वो एक लड़का है। अब देखो जी आप, इनको प्यार हो गया एक दूसरे से, कब, तो 1597-98 के आसपास, 1597-98। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो पैटर्न है किनके, जॉन डॉनी के पैटर्न। कौन, जॉन डॉनी के पैटर्न मिस्टर ईगर्टन। कौन है ये, मिस्टर ईगर्टन। इन्हीं के भाई की बेटी है कौन, एनी मोरे। इनके फादर कौन है, जरा ध्यान से देखिए, तो इनके फादर है मिस्टर जॉर्ज। क्या नाम है इनके फादर का, मिस्टर जॉर्ज। 97-98 में इनको प्यार हो गया एक दूसरे से, तो इन्होंने फिर चर्चा की घर में शादी के लिए। तो ना ही जॉन डॉनी के पैट्रन मिस्टर ईगर्टन राजी हुए इस शादी के लिए, और ना ही एनी मोरे के फादर मिस्टर जॉर्ज, मतलब ये दोनों ही भाई शादी के लिए तैयार नहीं हुए, राजी नहीं हुए। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। इसलिए 1601 में सीक्रेट मैरिज, इन्होंने चुपके से भाग के शादी कर ली। देखो जी, इस सीक्रेट मैरिज के बाद इनको जेल जाना पड़ा। किनको, जॉन डॉनी को।
लेकिन कुछ ही समय बाद लीगल प्रूव हो गया ये मैरिज, ये शादी जो था कैसा था, तो लीगल था। जैसे ही लीगल प्रूव हुआ तो इनको फिर बेल मिल गया। अब बताइए, एक ऐसी मोहब्बत, प्यार हुआ, फिर शादी के लिए माँ बाप इनकार किए, चुपके से भाग के शादी किए, जेल गए, बेल मिला। चलिए घर पे आके ताथैया किए होंगे माँ पापा को दिखा करके कि लीजिए आप लोग राजी नहीं हुए, हम तो शादी कर लिए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनकी जिंदगी एक तरह से जब प्रैक्टिकल लाइफ आप जानेंगे तो 1601 में शादी करने के बाद, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए इधर, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, कुछ बातें आप जान लीजिए। जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस बात को भूल जाइएगा, तभी आपको पोएम अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज एक नेगेटिव कैरेक्टर बन जाएगा ऑथर आपकी नजर में। ध्यान से देखिए, हमारे जो जॉन डॉनी है, इनकी जिंदगी खत्म हो गई एक तरह से। 1601 में जब इन्होंने भाग करके शादी की, उसके बाद इनका करियर भी पूरी तरीके से खत्म हो गया लगभग। और ऐसा हो गया कि खाने के लाने पर जाते हैं ना, कि हाँ अब खाने को भी एक वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। हाँ, शादी हुई, और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि 1601 से लेकर के 1616 तक इनकी पत्नी यानी एनी मोरे जिंदा रही, एनी मोरे इनकी वाइफ। और इन 15 साल में 12 बच्चों को जन्म दिया इनकी पत्नी ने। मतलब इनकी वाइफ की जिंदगी समझिए तो पूरा ऑलमोस्ट, या तो वो प्रेग्नेंट होती थी उसमें गुजर गया, और नहीं तो फिर बच्चों की परवरिश में जिंदगी गुजर गई। और ये कमाते कुछ थे नहीं, क्योंकि करियर इनका पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक ऐसा वक्त आया जब बच्चे जो थे, सारे बच्चे, अब सोचो कि हर साल एक बच्चे जन्म लगभग ले ही लेते थे, तो बच्चों के बीच तो डिफरेंस रहा होगा नहीं, तो जिंदगी ऐसे ही बहुत मुश्किल हो गई। खाने के लिए पैसे नहीं, अब अलग कहीं रहते थे, जहां पर ये इनकी पत्नी और इनके बच्चों के साथ ये रहते थे। फिर क्या हुआ कि खाना भी मिलना नसीब नहीं होता था, फिर बच्चे मरना स्टार्ट हो गया, बच्चे मरने लगे। तो इनफैक्ट ऐसी स्थिति थी कि बच्चों का मर जाना इनके लिए बेहतर महसूस होता था। लगता था कि चलो कम से कम अब एक पेट कम पालना पड़ेगा, मुझे एक पेट को भोजन कम कराना पड़ेगा, ये स्थिति आ चुकी थी इनकी। लेकिन मर जाने से पेट तो नहीं पालना पड़ता था, पर उनका जो फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार होता है बच्चे का, वो तक करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे। और इस वजह से ये चाहते थे कि बच्चे ना मरे, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते थे उनके पास। तो इनकी जो रियल लाइफ थी, आप बहुत ज्यादा इसमें जाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज फिर आपको इस पोएम का ना तो मजा आएगा, ना आप इस पोएम को अच्छे से याद रख पाएंगे। ये बेहतर है, क्योंकि देखिए ये लव पोएम है एक तरह से, ये एक इलेजी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। दुखद है, सेपरेशन दिखाया जा रहा है इसमें, तो उस सेपरेशन को समझने के लिए, उसको फील करने के लिए जरूरी है कि आप इस रियलिस्टिक लाइफ से, इनकी रियल जिंदगी से आप थोड़ा सा दूर रहे। अब देखिए, मैं आपको ये बताया कि इनके जो भाई थे, कौन, इगर्टन के भाई मिस्टर जॉर्ज, इनकी बेटी कौन थी, एनी मोरे। अब इनसे शादी हो गई, सीक्रेट मैरिज हुआ। अब देखो जी इधर, ये अब एक इमेजिनेशन है, ये क्या है, ये इमेजिनेशन है जिसमें ये अपनी वाइफ से, किससे, अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि माय स्वीट हार्ट, माय डियर लव, मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तुमसे दूर कहीं जा भी नहीं सकता हूं। थोड़ा सा और जानिए ऑथर के बारे में। हमारे जो ऑथर है मेटाफिजिकल पोएट है, मैंने आपको बताया नहीं बताया, ध्यान से देखिए इधर, हमारे ऑथर मेटाफिजिकल पोएट है। देखिए मेटाफिजिकल का बहुत मतलब होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे मेटाफिजिकल मतलब सिद्धांतवादी, जो अपनी बात पे रिजिड हो, जिसके पोएम में थोड़ी सी रिजिडिटी दिखे। रिजिड का मतलब होता है अडिगपन, थोड़ा सा कठोरपना, जैसे हम सोच लिए करेंगे तो करेंगे, कुछ इस टाइप का। और ये फेमस है हमारे ऑथर, ध्यान से देखिएगा, हमारे ऑथर फेमस है क्या चीज के लिए, तो ध्यान से देखिए, लव सॉन्ग के लिए फेमस है। क्या चीज के लिए फेमस है, लव सॉन्ग के लिए। अब लव सॉन्ग मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब किसी फिल्म का गाना मत बजा लीजिएगा कि अच्छा इसके लिए फेमस है हमारे ऑथर, नहीं। लव सॉन्ग मतलब पोएम ही होता है, याद रखेंगे आप। उसके बाद इलेजी के लिए फेमस है। इलेजी का मतलब होता है दुख, बिछोह जिसको कहते हैं हिंदी में, सेपरेशन, किसी से बिछड़ाव के बाद जो पोएम लिखा जाता है वही है इलेजी। फिर है आपका सटायर। अब आप समझिए कि सटायर किसको कहते हैं बच्चे, तो सटायर 100% आयरनी को ही सटायर कहते हैं, ठीक है। आयरनी किसको कहते हैं, तो आयरनी बोलते हैं व्यंग को। आयरनी किसको कहते हैं, व्यंग को। व्यंग मतलब उपहास,
किस तरीके से? तो जैसे मान लीजिए कि मजाक किसी का करना है तो आप सही बात कह के मजाक नहीं करते हैं, जो रियल चीज है उससे हट करके कुछ एक एग्जांपल देते हैं और फिर हम लोग हंसी में कुछ बात कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड सटायर। अब आप देखिए इसके बाद आता है हमारा सरमन्स। सरमन्स का मतलब होता है उपदेश, मतलब अच्छे ज्ञान जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सरमन्स। तो इन सब चीजों के लिए हमारे ऑथर जो है वो फेमस है। इसमें एक रह गया सोनेट। क्या रह गया इसमें? सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन पोएम। 14 लाइन के पोएम को हम क्या कहते हैं? सटायर कहते हैं। तो ये जिंदगी थी किसकी? रियल लाइफ थी हमारे ऑथर जॉन डॉनी की, कुछ ऐसी जिंदगी थी इनकी। अब अबाउट द ऑथर अगर हम समझ गए हो, ये क्या है हमारा अबाउट द ऑथर? क्या है ये? अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में ये सब जानकारी हम लोगों ने हासिल की। अब आपको थीम समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से कि ये अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं। अब एक बात बताओ आप, ऐसी शादी, ऐसी मोहब्बत, ऐसी वाइफ, और फिर आपको घर छोड़ करके जाना है, और वो भी थोड़े मोड़े वक्त के लिए नहीं, काफी लंबे वक्त के लिए आपको अगर जाना पड़े, तो अब आप बताइए कि क्या पत्नी जाने देगी इनको कि हाँ हाँ चले जाइए, कोई बात नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप है, हम चला लेंगे? नहीं, वो बात नहीं है। तब की मोहब्बत के बारे में चर्चा की जा रही है जब फेसबुक व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे, वीडियो कॉलिंग नहीं चलता था। अब बताइए, लव किए, प्यार किए, फिर शादी हुई। अब बताइए, अब पत्नी के सामने इनको कहना है कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं तुमको छोड़ करके जाऊंगा। अब बताइए, कहेंगे कि हाँ तुमको छोड़ के जा रहे हैं? ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब उनको क्या कहना होगा, क्या जाहिर करना होगा? कि बताना होगा कि अरे नहीं, हम तुमसे दूर क्या जाएंगे, हम तो तुमसे दूर चाह कर भी नहीं जा सकते। अब वो बेवकूफ बना रहे हैं कि अब सही बात कह रहे हैं, चलिए जानते हैं, मान करके चलेंगे कि रियल जो है वही जाहिर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेवकूफ बना रहे हैं अपनी पत्नी को, ये मान करके चलेंगे हम लोग कि वो पत्नी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अपनी वाइफ से कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। ध्यान से देखिएगा, स्वीटेस्ट लव मतलब माई स्वीट हार्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। वियरनेस का मतलब होता है थकान, मतलब उब जाना। जैसे पत्नी है या रोज एक ही चेहरा देख देख करके आदमी उब जाता है कभी कभी। तो ऑथर कहना चाहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। वियरनेस का मतलब थकान, वियरनेस ऑफ दी, दी मतलब तुमसे। यहां पर तुमसे थक करके मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो फिर क्यों जा रहा हूं? ध्यान से सुनिए इधर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, तुमसे थक कर नहीं जा रहा हूं, nor in search of the fitter love the world would show to me, और ना ही किसी दिखावटी मोहब्बत की तलाश में जा रहा हूं जो दुनिया मुझे दिखाएगी और मैं उस ओर अट्रैक्ट हो जाऊंगा। ना, बिल्कुल भी तुम ऐसा मत सोचना। तो फिर सवाल उठता है, तो क्यों जा रहा है? डाई, अब मेरी जिंदगी, someday I have to die, क्योंकि सबको मरना है एक दिन। I have to die, I want my life to be in jest, मैं अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना करके जाना चाहता हूं, इसको एक यादगार पल बना करके जाना चाहता हूं। अब देखिए, दो तरह की जिंदगी जी जाती है। एक जिंदगी होती है जिसमें हम कुछ जिंदगी के मायने सेट करते हैं कि हाँ चलो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी हो गई, फिर अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का से शादी हो गया, बाल बच्चे हुए, फिर वो पढ़ लिख करके बड़े हो गए, उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, ओ माय गॉड, पोता पोती के साथ खेल रहे हैं, वाह जिंदगी तो सेट है, एकदम सक्सेसफुल। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका मानना होता है कि जिंदगी तो सक्सेसफुल तभी है जब हमने अपनी जिंदगी के मायने सेट नहीं किए, कुछ टारगेट, एक एम सेट किया कि हमें अपने जीवन में कुछ ये अचीव करना है। अब ये नहीं कि ये नौकरी कर लेना है, वो नौकरी कर लेना है, ये पर्टिकुलर एग्जाम पास कर लेना है, हमको इतना पैसा कमा लेना है, ये नहीं, कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड रियल एम ऑफ लाइफ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक वो पूरा ना हो तब तक अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं, और बिल्कुल अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करके ही मानते हैं। तो ऑथर है, इनका मानना है कि जब मरना ही है तो मरने से पहले कुछ तो ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया तुमको याद रखे। हाँ, पूरी दुनिया तुमको याद रखे। तो कहते हैं, someday I have to die, I want my life to be in jest, मतलब मैं अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मोड़ दे करके जाना चाहता हूं। तो जब मरना ही है तो कुछ बेहतर करके जाओ ना, ऐसे क्यों चले जाना।
फिर देखिए क्या कहते हैं अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ को दुहाई देते हैं, किसकी एग्जाम्पल देते हैं, किसका, तो सन का, सूरज का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि माय स्वीट हार्ट, माय डियर लव, तुम ध्यान से सुनो मुझे, तुम कहती हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। कहते हैं एग्जाम्पल देते हैं सन का और कहते हैं सन वेंट यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब बीते रात, सन वेंट सूरज चला गया ना, कहीं गायब हो जाता है ना। अरे एक देखिए साइंस के हिसाब से मत सोचिएगा तो सर सन कहीं नहीं जाता, ये सब बकवास नहीं, सन कहीं चला गया, बट इन वेरी मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो फिर से सूरज आपके सामने होता है। अपनी वाइफ से कहना चाहते हैं कि हमारा बिछड़ना क्या है, तो बस एक रात के जैसे है। तुम ये मान करके चलो कि जब तक हम लोग बिछड़े हैं तब तक हमारे जीवन की वो रात है, जैसे ही सुबह होगी हम फिर से मिलेंगे। कहने का क्या मतलब, जब हम मिलेंगे तो वो हमारे जीवन का दिन होगा, हमारे जीवन की सुबह होगी। वो ऐसे क्या है हमारे जीवन में, एक रात है, एक अंधेरा है। कहते हैं सन वेंट यस्टर नाइट, सन वेंट बट इन वेरी मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं इट इज विद अस, ही इज ऑलवेज विद अस, जैसे ही उठते हैं फिर से हमारे साथ आ जाता है। फिर वो कहते हैं, अब देखिए अभी तक तो बता रहे हैं कि हाँ मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे दूर तो जा ही नहीं रहा हूं, तो वापस तो आना ही आना है। लेकिन एक डर है, छोटा सा कहीं ना कहीं एक है मन में, कोने में कहीं बैठा हुआ है कि हो सकता है कि मैं नहीं आऊं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि समय से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। आप सब लोग सुने होंगे कि समय से बलवान कुछ भी नहीं है, टाइम से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं when good fortune falls, ध्यान से देखिएगा, when good fortune falls, when good fortune falls, fortune का मतलब होता है नसीब, किस्मत, वक्त जिसको कहते हैं। good fortune falls, जब वक्त बुरा हो जाए, man's power is feeble, इंसान की ताकत जो है वो बेकार हो जाती है, इंसान असहाय, हेल्पलेस हो जाता है। फीबल का मतलब हेल्पलेस, ध्यान रखिएगा। फीबल का क्या मतलब याद रखेंगे, हेल्पलेस। इंसान कैसा हो जाता है, तो हेल्पलेस हो जाता है, बिकॉज ही कैन नॉट एड सम आवर्स टू इट, ना तो कुछ घंटे अपने वक्त में जोड़ सकता है, नॉर ही कैन रिवाइंड द टाइम, आप ना तो वक्त को पीछे ले जा सकते हैं, ना ही चंद घंटे अपने वक्त में जोड़ सकते हैं। अगर बताओ ये दो काम कर पाते, दुनिया में कोई कभी दुखी होता, किसी को जीवन में अफसोस होती कि ओ माय गॉड ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना, कुछ वक्त को पीछे करना था और जो गलती हुई उसको करेक्ट कर लेना था। या फिर मान लो वक्त बर्बाद चला गया, आपने गवा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ वक्त तो हम जोड़ सकते हैं ना, और अब अच्छा कर लेंगे। लेकिन दोनों में से कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, समझे। कहते हैं ऑथर कि ये वक्त है कि जब हम बिछड़ रहे हो तो हमारे अंदर एक आर्ट होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। कौन सी कला, तो दूर होकर भी पास होने के एहसास को अपने अंदर जिंदा रखने की आर्ट है, ये कला है, जो दो प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता कभी भी। प्रेम है एक ऐसी भावना है जो इटर्नल है, वो कहीं दिल के कोने में कहीं पर कहीं है, और उस एहसास के साथ जीने को कि नहीं, जिससे हमें प्रेम है वो मेरे पास है, उस फीलिंग को कहते हैं जगा करके रखने के लिए। बात समझे आप। फिर ऑथर बड़े प्रेम से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं कि thou sighest my soul away, कहते हैं कि तुम्हारे जो विलाप करना है, तुम्हारा रोना है, ये क्या कर रहा है, मेरी सोल, मेरी आत्मा को क्या कर रहा है, डोथ डिके, ये पूरी तरह से झकझोर दे रहा है, खत्म कर रहा है, जैसे इसको नष्ट कर रहा है। कहीं तुम्हारा विलाप करना मुझे कमजोर कर रहा है। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम दुखी होगी, रोगी, और मैं दुखी होकर के जाऊं, या फिर मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा दे करके जाऊं, कि तुम मुझे देखो कि मैं मुस्कुरा रहा हूं और मुस्कुराते हुए चला जाऊं। क्योंकि ऑथर कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, ये बात तो फिक्स है कि मैं जाऊंगा। अब तुम डिसाइड करो कि मैं एक रोता हुआ चेहरा लेकर के जाऊं या फिर मैं मुस्कुराते हुए यहां से जाऊं। चलिए देखिए ध्यान से, ऑथर कहते हैं लास्ट में कि थिंक ऑफ अस, मतलब हमारे बारे में सोचना कि हम दोनों एक हैं और एक ही बिस्तर पर हैं, इन द सेम बेड बट नॉट फेसिंग ईच अदर। अब बताइए रात का वक्त है और हमें पता है कि हमारे पीछे जब रूठ करके होता है ना, लोग सो जाते हैं इधर मुंह घुमा करके, उधर मुंह घुमा करके, एक दूसरे की तरफ पीठ करके। तो अब बताइए ये एहसास है जो इंसान को जिंदा रखता है। अब एक बात बताओ, ये उठ करके चला भी जाए तो क्या इसको पता चलेगा? नहीं।
फिर सुबह होते ही तो फिर आ ही जाना है ना, क्योंकि वो सुबह तभी होगी जब ऑथर वापस आएंगे। कहीं से भी ये मत सोचिएगा कि अच्छा 3 साल के बाद आएंगे तो 3 साल आदमी सोया रहेगा। फील करना है, फीलिंग को समझें, ध्यान से देखिए। तो क्या होता है, एक एहसास रह जाता है कि मेरे बगल में कोई है जिससे हम प्रेम करते हैं, वो मेरे पास है। हकीकत में वो रहे या ना रहे पता ही नहीं चलेगा इसको कि है या नहीं है। तो वही कहते हैं, इसको सिर्फ फील करने के लिए। यही था हमारा पोएम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका मैं वीडियो तो नहीं बना सकता हूं, वीडियो बनाना बेकार रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स के जो भी होंगे मैं वीडियो नहीं पीडीएफ बना करके और अपलोड कर दूंगा, नहीं होगा तो इसी में अटैच कर दूंगा, इसी वीडियो में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, थैंक यू क्लास, जय हिंद।